नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों वर्णमाला। यहाँ से जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे दोस्तों, पूरा एक एक टू द पॉइंट, ताकि कुछ छूटे ना। और ये पढ़ने के बाद ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपका कुछ छूटे ना। वर्णमाला से एक जगह पूरा वर्णमाला से आए हुए प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें आप जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो बहुत एक किसी केवल परिभाषा मात्र हो गई, लेकिन और आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखिए, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। हम लोग इस सीक्वेंस से चलते हैं, वाक्य को कैसे कितने भागों में तोड़ा जाता है, कैसे कैसे। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य हो गया। उसके बाद दोस्तों वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होता है। वाक्य जब टूटता है तो उपवाक्य में टूटता है। वाक्य उपवाक्य में टूटता है। उसके बाद उपवाक्य से छोटा क्या? उपवाक्य जो है दोस्तों छोटे छोटे पदबंधों से मिलकर के बनाता है। पदबंध, जिसमें पदबंध में कई पद होते हैं। पदबंध। अब देखिए, जब पदबंध टूटेगा तो क्या निकल के आएंगे? पद, जिनको क्या कहते हैं? शब्द भी कहते हैं। पद को शब्द भी कहते हैं। और ये शब्द जब टूटते हैं या पद जब टूटते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है? अक्षर बनती है। अक्षर। और अक्षर को जब आप तोड़ेंगे, किसी भी अक्षर को, तो ध्वनि या वर्ण मिलता है। ध्वनि या वर्ण। तो ये दोस्तों एक कोई वाक्य हो, वो कितने चीजों से, कैसे कैसे चीजों से मिलकर के बना है, वाक्य से उपवाक्य हो जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इन 6 चीजों से मिलकर के छोटे छोटे चीजों को जोड़ते हुए आपका दोस्तों वाक्य बनता है। तब आपका वाक्य सार्थक होता है और आपको अर्थ देता है। ये नहीं कि किसी तरह से उसको रख देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया वर्ण। तो इसी वर्ण को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। वर्ण जो है किन किन चीजों से मिलकर के बनता है? वर्ण जो दोस्तों, वर्ण में होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। आराम से पढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप लोग 1.5 पकड़ कर देख सकते हैं। लेकिन अब मैं लिखा रहता तो आदमी टिक कर करके बढ़ जाता, लेकिन लिखने वाले में मज़ा नहीं आता है। अपने हाथ से लिख करके और पढ़ने पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे पूरा व्हाइट बोर्ड की फीलिंग आती है। तो स्वर और व्यंजन में वर्ण बटे रहते हैं, ठीक ना? वर्ण जो है स्वर और व्यंजन में। और फिर स्वर किस में बटे रहते हैं दोस्तों? स्वर बटे रहते हैं हर्ष स्वर, हर्ष और दीर्घ स्वर में। हर्ष और दीर्घ में बटे रहते हैं। और व्यंजन किस में बटे रहते हैं? व्यंजन को जब हम लोग बांटेंगे दोस्तों, तो व्यंजन 5 चीजों में बटे रहते हैं। किसमें? स्पर्श व्यंजन, उसके बाद हो गया अंतः अस्त, अंतः अस्त व्यंजन, व्यंजन अंतः अस्त व्यंजन। उसके बाद हो गया दोस्तों उष्म व्यंजन,
उसके बाद होती है आगत ध्वनियां, और ये जो है लास्ट में आपका संयुक्त आते हैं। तो अब हम लोग एक एक कर को देखेंगे। ये हो गया। अभी अगर यहीं पर देख लिया जाता तो अच्छा ही रहता। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर आ जाए बिना मिटाए एक तालिका बन जाएगी। तो देखिए हर्ष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अ, ई, उ और री आता है। अ, ई, उ और री। ये जो हो गया दोस्तों, मेन बात है कि ये रोज रोज न बनाने से थोड़ा सा चीजें जो है ना हैबिट में नहीं है। इसको देख लेते हैं री कैसे बनता है। री हो गया दोस्तों, चलिए इसको आप लोग समझ लेंगे। तो ये री हो गया। ये संख्या में कितने हो गए? 4 हो गए। हम लोग इसको बाद में गिनेंगे। उसके बाद दीर्घ व्यंजन, दीर्घ स्वर जो आते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए आय हो जाएगा। ए आय, ऊ और औ हो जाएगा। ये जो होता है दोस्तों, कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये 7 कितने हो जाएंगे? ये दोस्तों आपका व्यंजन स्वर हो गए। अ, ई, उ और री को दोस्तों हर्ष स्वर कहते हैं, और आ, ई, उ, ए, आय, उ, औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि 5 वर्गों में विभाजित किया था। नहीं जानते होंगे तो आज हम लोग सब धीरे धीरे जान जाएंगे। बस आप कुछ समय इंतजार करिए। स्टेप बाय स्टेप जब पूरा आप वर्णमाला पढ़ लेंगे तब आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब आज आप अच्छे से सीखे हैं। तो देखिए क वर्ग से प वर्ग तक, क से प वर्ग तक, ठीक है ना? क से प वर्ग तथा ड और ढ, ड और ढ, ये होते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या देखिए, क वर्ग से प वर्ग तक ये 5 5 का वर्ग बने होते, तो 5 5 25 और 2 27 हो जाता है। ये 27 हो जाते हैं। अब हम लोग अंत अस्त व्यंजन में देखते हैं। अंत अस्त में आ जाते हैं दोस्तों यर, लव, य, र, ल और व। ये कितने हो गए? 4 हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन से आते हैं। तीनों स आता है और ह आता है। षटकोण स, मूर्धन्य स, और इसको कहते हैं सोटा सा, और ह हो गया। सोटा सा हंसिएगा मत, ये डंडा लेके खड़ा रहता है हमेशा, ठीक है ना, मारने के लिए। तो ये भी 4 हो जाते हैं। ये उसमें व्यंजन हो गए। सलजम सा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, ये सलजम सा कहते हैं, कुछ लोग सलजम सा कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत ध्वनि हिंदी में कौन कौन सी है? ज और फ है। ज ये नुक्ता वाला, ये नुक्ता को याद रखिएगा, और फ नुक्ता यहां लगता है। इनकी संख्या 2 हो जाती है। उसके बाद संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्षत्रिय छ, त्राउत्र और ज्ञानी ज्ञ, ज्ञानी ज्ञ। और उसके बाद दोस्तों
स्र, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 हो जाती है। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे दोस्तों कि पूरे वर्णमाला में कितने शब्द व्यंजन आपको मिले। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7 और 4, 4 + 7 = 11, 11 स्वर हो गए। और आइए व्यंजन को काउंट करते हैं। 27 + 4 + 4 + 2 + 4, इसको काउंट करें। 27 4 हो गया 31, 31 4 35, 35 2 37, 37 4 कितना हो गया? 41। और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं भाई, इन्हीं सबसे स्वर और व्यंजन से मिलकर तो 41 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए। और वर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों? 11 + 41 कितने हो गए? ये 52। तो हम लोग शुरू किए थे कि वाक्य से शुरू किए थे। तो वाक्य कैसे होता है, वाक्य किन किन चीजों में टूटता है। वाक्य से उपवाक्य हुआ था, उपवाक्य से आइए दिखा देते हैं आपको। ये था वाक्य से उपवाक्य, उपवाक्य से पदबंध, पदबंध से पद या शब्द, शब्द किससे मिलकर बने थे? अक्षर से, अक्षर किससे मिलकर के बनी थी? ध्वनि या वर्ण से। जैसे आप समझते होंगे दोस्तों कि ये क हो गया, क अक्षर हो गया, ये तो ठीक है, ये अक्षर है, आप इसमें कोई गलत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप जो है इसको जो है अक्षर समझ बैठते हैं, तो ये वर्ण है दोस्तों। किसी भी व्यंजन का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। जैसे क है तो क को क और अ लिखेंगे तब जा करके ये वर्ण कहलाएगा। इसको अक्षर कहते हैं और इसको वर्ण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तालिका को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्तों कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और ये एक एक ठो मैं गिन करके बताया हूं। अब चलिए, अभी मैं जो व्यंजन में दोस्तों 5 वर्ग बताए थे, तो 5 वर्ग कौन कौन से हो जाते हैं? व्यंजन, व्यंजन में 5 वर्ग जो होते हैं, तो क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ और अंग। अंग में बिंदी यहां रहता है, इसको आप केयर करेंगे, ठीक है ना। क वर्ग में हो गया, ये वर्ग है क ख ग घ अंग। उसके बाद आता है दोस्तों च वर्ग। च वर्ग को हम लोग थोड़ा सा एक अलग कलर से लिखते हैं। च वर्ग हो जाएगा दोस्तों च, छ, ज, झ और इ। ये जो होता है दोस्तों, इसमें ये अंदर वाला नहीं रहता है। देखिए हम लोग जानते तो हैं, लेकिन इनको ये जो होता है ऐसे इ बनता है, ठीक है ना। इसमें अ में होता है, ये आगे बढ़ जाता है, लेकिन इ में ऐसे नहीं बढ़ता है। ये थोड़ा सा ये ऐसे होता है दोस्तों, पतला होता है, ठीक है ना। ये इ हो गया। अब हम लोग चलेंगे ट वर्ग में। ट वर्ग में कैसे हो जाएगा? क च ट, ट वर्ग हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो देखिए दोस्तों, ढ में भी ये बिंदी वाला नहीं रहता है, ढ में भी ये बिंदी वाला नहीं रहता है। इनको अलग से देखना होगा। ये ड ढ द्विगुण व्यंजन होते हैं, इसको अलग से देखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। ट वर्ग हो गया, अब त वर्ग में चलते हैं।
त वर्ग में कौन सा आता है? त, थ, द, ध और न आता है। ट वर्ग में 5 हो गए। अब आता है आपका नीचे प वर्ग। प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। तो यही जिनकी 5 वर्गों की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, यही है। यहाँ पर देखिए ये ड और जो होता है, तो यहाँ पर एक ड ऐसे भी बनता है, ये इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, नीचे हो जाता है, और यहाँ पर ढ होता है, तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? ड और ढ, ये बिंदी वाले। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते अंतस्थ, देखे थे यर लव, उसमें देखे थे स स स स। अब संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों संयुक्त अक्षर में ये खूब बढ़िया प्रश्न बनता है कि जो संयुक्त अक्षर हम लोग देखेंगे ये किन किन से मिलकर के बने हुए हैं। तो संयुक्त अक्षर है हम लोग के छ और त्र, ज्ञ, ज्ञ होता है दोस्तों ऐसे, ज्ञ हो गया, और स्त्र। ये 4 हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है ना? संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि किन किन से मिलकर के बने हैं। तो ये जो छ देख रहे हैं दोस्तों, तो छ जो मिलकर के बना है क और स से, आधा क और स, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना? आधा क और स से मिलकर के बना है। त्र किससे मिलकर के बना है दोस्तों? आधा त और र से मिलकर के बना है, ये यहां पर है, ठीक है ना? मैं इसको बना देता हूं, नहीं तो बात का बतंगड़ होने लगता है। ऐसे हो गया। अब देखिए दोस्तों, ज्ञानी ग किससे मिलकर के बना है? ज और इ से मिलकर के बना है। ज हो गया और इ हो गया। इ जो है हम लोग देख रहे हैं कि बनाने में समस्या हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इ होता है, ज और इ। और स्र जो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये सलजम स और र से मिलकर के बना है। ये खूब पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों देखे, हम लोग देखे थे उसमें व्यंजन में आगत व्यंजन, ठीक है ना? आगत देखे थे। तो देखिए दोस्तों, आगत सब अक्षर जो हैं, अ के नीचे यहाँ पर चंद्र बिंदी, उसके बाद क के नीचे इसको दोस्तों चंद्र बिंदी नहीं, तल बिंदु या नुक्ता, नुक्ता कहते हैं, ठीक है ना? तल बिंदु या नुक्ता कहते हैं इनको। और उसके बाद ग हो गया दोस्तों, ग में भी यहाँ पर नुक्ता दे देंगे। उसके बाद ज में यहाँ पर नुक्ता दे दीजिए। उसके बाद फ, ये जो नुक्ता वाले देख रहे हैं फ, तो ये जो बिंदु देख रहे हैं दोस्तों ना, इसको कहते हैं तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। तल बिंदु, तल बिंदु या नुक्ता। ये दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा से आए हैं? तो ये अरबी फारसी से आए हैं।
ये अरबी फारसी से आए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में ये देखिए क्या होता है, कंठ होता है। तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे आप चलिए, ऐसे तीर की दिशा ऐसे लेकर के चलिए और तो पहला कंठ हो गया जो मेन होता है। देखिए तो जीवा को तो हम सभी जानते हैं कि जीवा होती है, ठीक है ना। कंठ, कंठ के बाद जीवा, काकल्य, उसके बाद देखिए 5 ठो पहले याद रखिए आप, जो मैं 5 आपको बता रहा हूं। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, और दांत हो गया, और दोस्तों 5वां हो गया ओष्ठ। तो जो हमारे मुंह के भीतर के छत का पिछला भाग को तालु कहते हैं। पिछला भाग, छत का पिछला भाग। पिछला भाग। और यही दोस्तों आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। इधर से जब चलेंगे तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, इन स्थितियों को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अभी जितने आप स्वर और व्यंजन अभी पढ़े हैं उनका उच्चारण स्थान देख रहा हो कि कौन कौन कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये चार्ट जो है आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ से किसका किया है, तब पूरा स्वर और व्यंजन सबका यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया दोस्तों। तो देखिए हम लोग जो 5 वर्ग पढ़े हैं अभी अभी मैं 5 वर्ग आपको बताया हूँ। तो यहाँ देखिए ये 5 वर्ग हैं आपके, इस पर जरा गौर फरमाएंगे आप लोग। तो ये पहला वर्ग हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये 25 वर्ण हो जाएंगे आपको। तो देखिए क वर्ग जो आता है कंठ में हो जाता है, और च वर्ग जो है दोस्तों तालु हो गया, और ट वर्ग जो मूर्धा हो गया, और त वर्ग जो दंत हो गया, और प वर्ग ओष्ठ हो गया। तो देखिए यहां पर आपको समझने और के साथ साथ कुछ रटना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब देखिए हम लोग इनको देख ले, तो जब व्यंजन देख रहे हैं तो पहले व्यंजन को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि य, र, ल, व, जी जो अंत्यस्थ व्यंजन है यहाँ पर ये किया हुआ है, य, र, ल और व जो दोस्तों दंत और ओष्ठ होता है। उसके बाद ये तीनों स देख लीजिए, और ह जो देख रहे हैं कंठ, ह एक स्पेशल है, ये कंठ के भीतर से इसकी आवाज आती है, ह। तो ये हो गए आपके व्यंजन, और इसको आप लोग बार बार देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार रटिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और ये हो गया कंठ, आ कंठ हो गया, ई तालु हो गया। तो देखिए यहां तक मैं आपको एक सीक्वेंस रटने के लिए मैं बता रहा हूं। कत मुदो, एक इन सबके पहले वर्ड को उठा लेंगे वर्ण को, तो क, त, मु, द, उ। कतमुदो एक आपको रटने में हेल्प करता है, कतमुदो दिमाग में रखने में हेल्प करता है कि इसी क्रम में है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और जो हम लोग पीछे फिगर देखे थे इसी क्रम में मैं इसीलिए आपको बताया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये हो गए। तो अब देखिए अ और आ कंठ में हो जाता है, ई तालु हो जाता है, री मूर्धा हो जाता है, और ये जैसे ल होता है उससे ली जब आएगा तो ये दंत हो जाएगा। तो याद रखें कि ये ल जो है दोस्तों दंत है, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है। जब पूछ लेगा तो अब उसमें घचपच हो जाएंगे। देखिए इतना तक तो ये जो वर्ग है 5 आदमी आसान से याद रख लेता है। उसके बाद इनको जो है दोस्तों अंग, ई,
और र न म को दोस्तों नासिक कहते हैं। और अ को, जो आप देख रहे हैं ये अ जो हो गया ये कंठ हो गया। और ए और आय जो दोस्तों इसको कंठ तालु इसलिए कहते हैं कि ए और आय का जो निर्माण जो होता है अ, इनका निर्माण अ आ प्लस ई और ई से मिलकर के बनता है। इनका निर्माण जो है दोस्तों अ और आ प्लस ई से मिलकर के बनता है, तो इसीलिए कंठ और तालु दोनों जोड़ करके आपको यहाँ पर कंठ तालव्य देते हैं। और इसमें क्या होता है, ओ अ में क्या होता है, कंठ ओष्ठ कर रहा है ना, तो देखिए इसमें क्या होता है अ और आ किसके साथ मिलते हैं, उ और उ के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कंठोष्ठ हो गया। और दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में कौन आ गया, एक है व। तो अब हम इन सबको पूरा देख लिए हैं, आप इस चार्ट को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कई कैटेगरी में, कई आधार पर। तो पहला वर्गीकरण है जीवा पर उच्चारण स्थान, जीवा पर उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जीवा पर उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर पहला वर्गीकरण है दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर तो अब देखिए इसमें जो होगा दोस्तों, जो अ होता है इसका उच्चारण स्थान जो होता है जीभ का मध्य भाग होता है। अ जो होता है ये मध्य भाग हो गया। उसके बाद आप खुद भी बोल करके देखिए ई ई ए आए, ई जो होता है दोस्तों ई ई ए और आए, इसका जो होता है उच्चारण स्थान दोस्तों अग्र भाग होता है। और पश्च भाग क्या हो जाएगा, आ ओ औ, पश्च भाग हो जाएगा दोस्तों आ उ उ और ओ औ, ओ औ। इसी में ये जो आ वाला होता है मात्रा आ वाला, ये भी आ जाता है दोस्तों। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर तो इसमें पूछता है, कई बार प्रश्न पूछा है कि ई ए मैंने किसी एक का दे देगा, बोले कि ई में जीभ का कौन सा भाग का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये अग्र भाग होता है। और ये मध्य भाग हो गया, इतना याद रखें, बाकी सब पश्चिम में चले जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। अब हम लोग देखे थे, हम लोग जिससे जानते हैं कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक हो ना, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा जो हो गया दोस्तों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो इसमें हो गया दोस्तों जो हर्ष स्वर होता है, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में क्या होता है, इसमें दोस्तों इनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, कम समय, एक मात्रा का। और कौन कौन से होते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर हो जाते हैं दोस्तों अ ई उ हो जाता है,
हर्ष स्वर हो जाता है अ ई उ, अ ई और उ हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में होता है दोस्तों जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना, हर्ष स्वर से अधिक, हर्ष स्वर से अधिक 2 मात्रा का समय। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, और ये जो आता है इया। तो दोस्तों इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में होता है। तो ये दीर्घ स्वर हो गया। इसके बाद दोस्तों एक बचता है प्लुप्त स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर उसको कहते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर में क्या होता है दोस्तों? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आप लोग कहते हैं दोस्तों, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, राम आप देखें इसको ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो राम का मतलब कि समय लेकर के बोलिए राम, या किसी को पुकारते हैं आप तो इसका मात्रा ये होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये जहाँ पर लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे कि ये प्लुत स्वर है और आप उसको समय लेकर के बोलना है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। तो हम लोग देख लिए जीवा के प्रयोग के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर। अब देखिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा वर्गीकरण होगा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर दोस्तों पहला होता है अघोष। अघोष किसको कहते हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसको अघोष कहते हैं। कंपन न हो स्वर तंत्रियों में, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व का मतलब होता है दोस्तों स्वर तंत्रियों में कंपन। घोषत्व का मतलब हो गया स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो दोस्तों अघोष में क्या होता है? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, कंपन न हो, कंपन न हो, उनको कहते हैं अघोष। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हम लोग देखे थे कि व्यंजन को 5 वर्गों में बांटे थे हम लोग। तो पहला और दूसरा हर वर्ग का दोस्तों, जैसे हर वर्ग का दूसरा और पहला और दूसरा
ये होता अघोष दोस्तों। अभी हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहला और दूसरा, इसको ऐसे लिखते हैं। पहला जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं ना, तो उसी तरह से इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, पहला और दूसरा व्यंजन, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हो गया दूसरा सघोष या घोष, सघोष या घोष। तो यहाँ पर था कंपन न हो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कंपन हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा फोर्थ फिफ्थ, तो ये चलाएगा। तो इसको हिंदी में रा लिखना पड़ेगा, फोर्थ हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो हर वर्ग का दोस्तों व्यंजन, अब देख रहे हैं ना, पहला दूसरा इसमें हो गया था, तीसरा चौथा पांचवा इसमें हो गया। अभी हम लोग एक तालिका बना करके इसको देखेंगे। तालिका से याद करना आसान होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब चौथा वर्गीकरण हम लोग करेंगे प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण जो पूछता है। चौथा वर्गीकरण है दोस्तों प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। क्या हो जाएगा, यहां प्राण का मतलब होता है दोस्तों, प्राणत्व का मतलब हवा हो जाता है, कि हवा कहाँ से निकलती है। तो पहले हम लोग देखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक ना। मुख से कम हवा निकले, हवा निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में क्या कौन कौन सा आता है, विषम, हर वर्ग के विषम स्थान वाले व्यंजन। और कैसा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, नहीं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको विषम स्थान वाले बताया ना, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ हो जाएगा। और महाप्राण, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में क्या आएगा दोस्तों, महाप्राण में आएगा जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। यहाँ पर कम था और यहाँ से क्या होगा, मुख से अधिक हवा निकले। मुख से अधिक हवा निकले। तो कौन 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 सा हो, देखिए पहला तीसरा पांचवा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो जाता है दोस्तों सेकेंड और फोर्थ जो बच गया, सम स्थान वाले, सेकेंड और फोर्थ। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको एक तालिका के माध्यम से देखेंगे और उस तालिका में ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो तालिका में देखना होगा अच्छे से, यहाँ पर तालिका हम लोग बनाते हैं। पहले आता है अघोष, अघोष,
उसके बाद सघोष सघोष, सघोष सघोष और सघोष। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं ना, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं, सघोष सघोष, अघोष अघोष, सघोष सघोष। अब उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण में देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में देखेंगे तो ये एक अल्टरनेटिव आता है। पहले अल्प प्राण आएगा, अल्प प्राण महाप्राण, फिर आ जाएगा दोस्तों अल्प प्राण, फिर महाप्राण आएगा, अल्प प्राण महाप्राण, फिर क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर, ये लाइन तिरछा हो गई, थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है इस पर, मान ली कि ऐसा नहीं कलम कापी से लिखना है, कलम कापी पर आता तो आराम से बन जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस पर धीरे धीरे आदमी हाथ बैठ जाएगा। अब देखिए तो इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, अघोष और अल्प प्राण में क, च, ट, त और प वर्ग, ठीक है ना। ये हो गए अघोष और महाप्राण। ये अभी मैं आपको बना दूंगा ये सभी खाने, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए तो ख हो जाता है दूसरे में, और ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ और इय। उसके बाद हो जाता है दोस्तों ट, ठ, ड, ढ और अड़। उसके बाद हो जाएगा त, थ, द, ध और न। उसके बाद जो है प, फ, ब, भ और म। ये हो गया दोस्तों। तो ये तो 5 वर्ग वाले हो गए, लेकिन इसके अलावा भी होते हैं ना, तो इसके अलावा में हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तीनों सौ आ जाते हैं, तीनों सौ दूसरे में आ जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स, स और स। उसके बाद इसमें आ जाता है दोस्तों यर लवा, इसमें आ जाता है तीसरे में य, र, ल और व। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ह, आता है सघोष और महाप्राण में। उसके बाद तो ये सभी व्यंजनों का हो गया, ठीक है ना, सभी व्यंजनों का हो गया। और स्वरों का अलग से देखना पड़ेगा, तो इसी में देख लेते हैं दोस्तों, वहां पर उनको भी। तो स्वरों का हर्ष और दीर्घ के रूप में होता है, तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, नोट, नोट में क्या लिखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि कोई भी स्वर नहीं आया है, तो सभी स्वर जो होते हैं दोस्तों सघोष ध्वनियां होती हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, सघोष, थोड़ा सा देख रहे हैं गड़बड़ हो जा रहा है, सघोष ध्वनियां होती हैं,
सघोष, लाइए इसको इरेज कर देते हैं। सभी स्वर जो है सघोष क्या होती हैं, ध्वनियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और खास तौर से ये जो सफ़ेद से लिखे गए हैं, ये तो आप लोग बता देते हैं। अघोष अघोष, सघोष सघोष, सघोष हो जाता है अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। और उसके बाद ये सफ़ेद से जो लिखे हम लोग, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इन्हीं को कई बार पूछ लेता है। ये तो एक वर्ग में होते हैं, इसको तो लोग याद कर लेते हैं, लेकिन फिर इसको इसमें गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग हवा के पांचवा वर्गीकरण है हम लोग का, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा दोस्तों निरनुनासिक या मौखिक स्वर। पहला हो जाएगा निरनुनासिक या मौखिक स्वर। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है ना, केवल मुख से। मौखिक का मतलब केवल मुख से, केवल मुख से हवा निकले, उनको कहते हैं निरनुनासिक। और निरनुनासिक में कौन कौन से आते हैं, अ आ ई, जैसे अ आ और ई। नहीं, ये छोटी ई होगा, बड़ी ई नहीं होगा। तो निरनुनासिक या मौखिक स्वर हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निरनुनासिक के बाद होता है अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक के बाद होता है अनुनासिक। तो ये हो जाता है दोस्तों, पहला हो गया, दूसरा हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। नाक से भी निकलती है तो किसमें निकलती है दोस्तों, ये जो चंद्रबिंदी वाले होते हैं, अ के ऊपर चंद्रबिंदी
या आ के ऊपर चंद्र बिंदी या ई के ऊपर चंद्र बिंदी, ये चंद्र बिंदी वाले जो होते हैं दोस्तों ये अनुनासिक होते हैं। बोलिए देखिए, इया इया में जो दोस्तों हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो होता है दोस्तों छठवां वर्गीकरण है ओठ की स्थिति के आधार पर। छठवां जो है ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर तो इसमें होता है दोस्तों पहला होता है आवृतमुखी। आवृतमुखी आवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों होठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, तो ओठ जो है दोस्तों वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते। नए शब्द को घेर ले। आवृत ये देखते हैं कि अब अ का मतलब जो होता है दोस्तों निगेटिव की तरफ जाता है, तो इसमें क्या होगा आवृतमुखी। वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, ठीक है ना, नहीं होते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आप बोल करके देखिए। अ आ आ छोटी ई, चलिए छोटी यहां लिख देते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। इन सब में जो दोस्तों मुख ओठ का आकार जो है गोलाकार नहीं होता। बोल करके देख लीजिए आ ई ए आए। अब देखिए दूसरा होता है वृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ ओठ जो है दोस्तों वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। क्या उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ऊ ऊ और ऊ औ, ऊ और औ दोस्तों। आप इन चारों को बोल करके देखिए ऊ औ। तो इनकी इनमें जो दोस्तों आपका जो है ओठ का आकार जो कैसा हो जा रहा है, वृत्तमुखी हो जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें कई प्रकार से पूछता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, ये जो नीचे जो है द्विगुण द्विगुण व्यंजन आप देखे थे ड और ढ को दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे वाए, तो ये हो जाएगा जिनके उच्चारण में
जीभ क्या होती है, पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा का स्पर्श करे। स्पर्श स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए और फिर झटके के साथ नीचे को आए। उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ, आप बोल करके देखिए ड, ढ, पहले जा रही है आपके अंदर के तालू के अग्र भाग को, ठीक है ना दोस्तों, पश्च भाग को नहीं, माने ऊपर आपके छत को, पीछे भाग को तालू कहते हैं और अग्र भाग को मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा को स्पष्ट कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, मैंने एक वर्गीकरण पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा या दांत या ओठ को स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है ना। तो मुख से ये फेफड़ों से हवा निकलते समय मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करे। मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करे। इसमें जो दोस्तों आप जितने वर्ग देखते हैं, उदाहरण हो जाएगा इसका, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे पांचों वर्ग आप जो देखते हैं ना दोस्तों, पांचों वर्ग क, च, ट, त, प वर्ग, ये सभी वर्ग जो देखते हैं इसमें 25 व्यंजन आते हैं। इन सबको दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और आप जानते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित हो। स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। स्वरों तो अंत्यस्थ व्यंजन किसको कहते हैं दोस्तों, यर लव को
य, र, ल और व को अंतःयस्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अब अंतिम में दोस्तों हम लोग देखेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन देख लिए हम लोग, अंतःयस्त व्यंजन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी संघर्षी व्यंजन। तो इसमें किसको रखते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय दोस्तों वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। ठीक है ना दोस्तों। घर्षण हो, उसके बाद दोस्तों क्या करे? ऊष्मा या गर्मी पैदा करे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? उदाहरण जो हो जाता है इसका स, स और ये जो तीनों स होता है और ह होता है, ये दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे अंग्रेजी में डिक्शनरी आप रीजनिंग देखे होंगे तो रीजनिंग में ये पूछा जाता है कि इन शब्दों को इंग्लिश में डिक्शनरी में व्यवस्थित क्रम के आधार पर लगाना। उसी तरह से शब्दकोश देखने का सही तरीका। उसी तरह से हिंदी में भी दोस्तों शब्दकोशों को, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं आता होगा, 100 में से मुश्किल से 5 लोग देखना जानते होंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी के शब्दकोश तो देखते ही नहीं हैं। शब्दकोश देखने का तरीका, शब्दकोश देखने का तरीका दोस्तों, तो इसमें पहले आता है कि अब देखिए आप जानते हैं कि व्यंजन क ख ग घ है और स्वर जो है दोस्तों अ आ। तो इसमें दोस्तों शब्दकोश में पहले स्वर और बाद में व्यंजन का क्रम आता है। पहले स्वर और बाद में व्यंजन का क्रम आता है। पहले स्वर आएगा, उसके बाद व्यंजन आएगा। जैसे हम पूछ दें कि आम पहले आएगा कि कमल पहले आएगा, तो दोस्तों ये आम जो है पहले आएगा और ये कमल बाद में आएगा। तो पहले स्वर आएंगे क्योंकि ये अ से शुरू हुआ है, ये क से शुरू है, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा हो जाता है दोस्तों, आप जानते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वार अनुस्वार कैसे होता है? इसको जो ऊपर लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग कैसे होता है? विसर्ग का चिन्ह होता है। तो देखिए अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग तो होता नहीं है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ आ से भी पहले स्थान रखा जाता है, अर्थात इन्हें स्वरों से भी पहले स्थान मिलता है। अनुस्वार और विसर्ग को दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों से भी पहले रखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों
से भी पहले रखा जाता है। डिक्शनरी में दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों से पहले रखा जाता है, अर्थात जैसे 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 आप जानते हैं कि क, का, की, ये सब आता है ना, ऐसे आएगा। लेकिन जब ये अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र के रूप में तो प्रयोग होता नहीं है, लेकिन जब इनका प्रयोग होगा तो इनका प्रयोग दोस्तों कंग और क, इन स्वरों वाले सब व्यंजनों से भी पहले आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। शब्दकोश में दोस्तों पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर, पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जैसे क्या, क्या जो हो गया दोस्तों क के बाद आएगा, ठीक है ना, ये नहीं कि पहले आ जाएगा। पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे अब हम लोग जान चुके हैं कि व्यंजन से पहले स्वर आते हैं, और जब अनुस्वार और विसर्ग आएंगे तो इनका दोस्तों क्या स्वर वाले शब्दों से भी पहले प्रयोग हो जाते हैं। तो अब हम लोग का बनेगा, हम लोग जानते हैं कि ये हो गया अनुस्वार और क हो गया विसर्ग। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, क, का, और इसी तरह से चलते जाएगा कि उसके बाद दोस्तों आ जाएगा क्य या क्र, इनका स्थान आ जाएगा। तो ये जो है यही कहने हो कि पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर, ये संयुक्त अक्षर वाले हो गए, तो हम लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। संयुक्ताक्षर वाले हो गए, यहीं पर आ जाता है वह हो जाएगा। उसके बाद क्षत्रिय छ, आप जानते हैं कि क्षत्रिय छ किसके मिलकर बना था, क और स से मिलकर के बना है, तो ये इसी में आ जाएगा, क वाले में ही। अब देखिए हम लोग आगे चौथा देखेंगे दोस्तों, डिक्शनरी देखने में। आप जानते हैं कि संयुक्ताक्षर जो होता है ये शब्दों से विभिन्न वर्णों से मिल करके बने होते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और य, ये होते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होता है, श्री स्त्र होता है दोस्तों। संयुक्ताक्षर जो होता है स्त्र होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये किससे मिल करके बने हैं। तो ये किससे मिल करके बनता है, क और स से, और ये त और र से, और ये मिलके बनता है ज और य से। यही मैं गड़बड़ कर रहा था। और ये होता है दोस्तों स और र से, इनसे मिल करके ये बने हैं। तो संयुक्ताक्षरों के लिए ऐसा नहीं कि डिक्शनरी में खोजेंगे
तो इनके लिए कोई अलग से नहीं होता है, अलग से नहीं होता है। ये जो दोस्तों, अगर क्षत्रिय छ का आपको देखना है तो आपको क वाले में पहुंचना होगा। आप जानते हैं कि जब खत्म हो जाते हैं पूर्ण वर्ण तो फिर संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, तो आपको वहीं वहीं पर पहुंचना होगा। शब्दकोश में ढूंढने के लिए आपको इनके संयुक्ताक्षर वाले क्रम में पहुंचना होगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा दोस्तों, अब देखिए, आप जानते हैं कि ड नहीं, अंग, अंग, और दोस्तों इ, अड़, ड, ढ, ये नुक्ता वाले से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जब इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको अलग अलग रूपों में पढ़े हैं आप, तो इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताया हूं कि इसके लिए दोस्तों ड और ढ जो है द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन है तो कहां पर इसका प्रयोग होगा और कहां पर इसका प्रयोग होगा। जैसे डमरू, डमरू, डमरू जो शब्द है दोस्तों, डमरू में आज चंद्रबिंदी नहीं लगेगा, लेकिन लड़का यहां पर जब ये बीच में आएगा दोस्तों ना, जब ये बीच में आएगा तब इसका प्रयोग, द्विगुण वाले का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ढक्कन, ढक्कन, तो ढक्कन में यहाँ पर ये नुक्ता वाला नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बताइए, पढ़ाई यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो जब ये बीच में आते हैं तो ये नुक्ता वाला का प्रयोग होता है, और इस तरह से सीधे सीधे ऐसे प्रयोग होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्या हो गए, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोग देख लिए, और किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोग देखे। कुछ और विशेष चीजें देखते हैं। विशेष, विशेष जो है दोस्तों सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए, र को जो है दोस्तों क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित व्यंजन। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, जिसके उच्चारण में जो दोस्तों जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। र जो लुंठित व्यंजन हो गया, जिसके उच्चारण में दोस्तों क्या करती है, जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। जीभ जो है आप बोलकर र देख लीजिए बोल करके, जीभ तालु से लुढ़क कर अब आप समझ गया ना। जब ये ढ और ड बीच में आएंगे तो आप नुक्ता वाला लगाएंगे, नहीं तो शुरू में लगाएंगे तो ये क्या होंगे दोस्तों, नुक्ता के साथ नहीं आएंगे, लुढ़क कर स्पर्श करे। और इसमें दूसरा हो गया दोस्तों विशेष में, इसको विशेष को जरूर देख लीजिएगा। ल जो होता है, ल व्यंजन होता है दोस्तों, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, कहने के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। पार्श्विक व्यंजन,
पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इसके उच्चारण में दोस्तों हवा जो है जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। हवा जो है दोस्तों जीभ के बगल से निकल जाती है। ये हो गया पार्श्विक व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है तीसरा जो है दोस्तों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हम लोग जब देखे थे तो उसके अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब देखिए मैं ये लिखा हूं ना, मैं ये गलत लिखा हूं, इसका सही क्या होगा, बड़ी का मात्रा होगा। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूं इस की और की में अंतर। इस की का प्रयोग तब किया जाता है या तो जहां पर सेंटेंस खत्म हो करके दूसरा सेंटेंस शुरू हो, या लेकिन कुछ रुका हो, दोनों सेंटेंसों के बीच में जब कुछ रुका हो। राम खाता है, राम कहता है, जिससे सुन लेते हैं, राम कहता है, ये सेंटेंस पूरा हो गया कि वह बहुत तेज है। तब जब राम कहता है कि वह बहुत तेज है तो यहाँ पर इस की का प्रयोग होगा। जब एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा दूसरा सेंटेंस शुरू होने वाला रहेगा तब ये प्रयोग होगा, और बीच में कहीं भी प्रयोग होगा तो इसका प्रयोग होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, छोटी इकाई क्या बताइए, यहाँ पर ये छोटी कराएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण या ध्वनि है। हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन मैं इसको फिर देख लेता हूँ, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। चौथा अयोगवाह। अयोगवाह में दोस्तों ऐसों को रखा जाता है जो न तो स्वर में है न ही व्यंजन में है, लेकिन ये मिल करके अर्थ देते हैं। अयोगवाह में अंग और अह आते हैं, अंग और अह आते हैं। चलिए पांचवा जो हो गया, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। ये कैसे कैसे होती है, 11 गो स्वर हो जाते हैं और 41 गो व्यंजन, इनको मिल करके 52 हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना। और ये तो आप जानते हैं कि 6 तरह किससे मिल करके बने हैं दोस्तों। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या दोस्तों देखिए लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं और उच्चारण के स्थान पर 11 होते हैं। तो अगर ये दोनों आपको विकल्प में दे तो पहले आप 13 को टिक करेंगे, और जब 13 न दे, 8, 9, 10, 11, 14 सब दे दे तो 11 को टिक करेंगे। ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं और लेखन के आधार पर 13 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एक आध देख लेते हैं। तो चलिए अब कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो आज की सभा हम लोग की यहीं समाप्त होगी। ठीक है ना। द एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको पढ़ करके बहुत हेल्प मिला होगा। अब आप जो है कोई भी बुक उठाइए, वहाँ से प्रीवियस ईयर्स जो प्रश्न आए हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उससे वर्णमाला से करिए, बताइए,
अगर नहीं बन रहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या व्हाट्सअप के नंबर वीडियो के नीचे दिए रहते, टेलीग्राम नंबर दिए हैं उससे आप सूचित करिए, फिर उनको देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।